बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे एक बड़ा घिनौना जो है वो जुर्म हुआ, उसकी सज़ा भी मुलज़म को मिल गई। इस्लामाबाद कचहरी से 8 साल की बच्ची जो है उस पर जिनसी इस्तेहसाल जो है वो करने की कोशिश की सिक्योरिटी गार्ड ने। इस केस में राना हसन अब्बास जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इससे कबल नूर मुकद्दम के केस में भी इन्होंने केस की पैरवी की। फिर उस्मान मिर्ज़ा का केस था, उसमें पैरवी की। जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो कोर्ट है इस्लामाबाद कचहरी में, उसमें ये इसी किस्म के केसेस में पेश हो रहे हैं। और जो बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से केस पेश कर रहे हैं। आज जिस केस से मुतल्लिक हम बात करने लगे हैं, इस केस में भी जो मुलजिम और मुद्दई उनका आपस में सुलह इस लिहाज से हो गई कि जो मुद्दई थे उन्होंने मुलजिम को माफ़ भी कर दिया। इसके बावजूद जो मुलजिम है उसको 14 साल जो है वो कैद की सज़ा और जुर्माना की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और उसमें डेफिनेटली जो स्टेट की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर होता है उसी का कमाल होता है। और राना साहब जो है वो उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा केस में भी यही सिचुएशन आई थी और इस केस में भी यही सिचुएशन बनी है। इस केस का पूरा जो है वो बैकग्राउंड पूछेंगे राना हसन अब्बास साहब से कि बैकग्राउंड क्या है, कब क्या होता रहा। जनवरी का ये वाक़या है, मई में इसमें जो है वो इसमें चार्ज फ्रेम हुआ और सितंबर में सज़ा सुना दी गई। बड़ा जो है वो स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में। राना साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज। सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो सुहेल अख्तर है सिक्योरिटी गार्ड, इसका केस शुरू कैसे होता है, कहाँ से, और आगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता रहा? जी साकिब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मैं ब्रीफली जो है इसके फैक्ट्स आपको बता दूं अगर तो जनवरी का, जैसे आपने बताया कि जनवरी का केस है, उसमें होता ये है कि जो विक्टिम है वो अपनी वालदा के साथ अपने घर पे मौजूद होती है। जो बच्ची है 8 साल की। अब उसके वालिद जो हैं उसको मुलजिम देखता है कि वो घर से चले जाते हैं, तो मुलजिम जो है उसी घर के सामने जो है वो एक और घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, जहाँ पे उसका एक सिक्योरिटी गार्ड का एक कैबिन भी बना हुआ है। अब मुलजिम जैसे ही देखता है कि वालिद जो है वो बच्ची का चला गया है, तो वो जाता है और जाके दरवाज़ा खटखटाता है इनके घर का। वो बच्ची जो है वो बाहर जाती है, ये तकरीबन समझ लें कि 9-10 बजे का वक्त है, रात का वक्त है। तो बच्ची जब बाहर आती है पूछने के लिए कौन है, तो वो चूंकि सिक्योरिटी गार्ड उधर ही काम कर रहा होता है तो उसको जानती है, और वो उसको कहता है कि जी आप जो है ना मुझे एक गिलास पानी ला दें। तो बच्ची की वालदा उसको कहती हैं कि आप इसको एक गिलास पानी जो है वो ला के दे दें। तो बच्ची जब पानी का गिलास लेके उसके पास जाती है, तो वो कैबिन में उसको पकड़ देता है ज़बरदस्ती, उसका दुपट्टा बच्ची का उतार देता है, उसका जो है ट्राउज़र जो है उतार देता है, और उसको जो है ना जिनसी हरासा करता है वहाँ। अब इसी दौरान जो बच्ची है वो शोर मचाती है, और उसका शोर सुन के बच्ची की जो वालदा है और एक और जो वहाँ पे जो पास पड़ोसी रह रहा था, वो भी निकल के भागता हुआ उसकी तरफ आता है। अब जब मुलजिम देखता है कि लोग आ रहे हैं तो वो वहां से भागता है, और जो पड़ोसी है वो उसका हालांकि पीछा भी करता है, लेकिन वो आगे झाड़ियों में जाके, रात का वक्त है, गुम हो जाता है और उसको पता नहीं चलता और वो पकड़ा नहीं जा सकता। फिर बाद में उसी दिन सेम डे इमीडिएटली वो जाके पुलिस को 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है, मैटर को रिपोर्ट किया जाता है, और बच्ची का फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन बच्ची की चूंकि वो कोशिश होती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की हद तक तो नहीं, लेकिन बच्ची की अपना बयान जो है उसके अंदर काफ़ी रेलिवेंट होता है। अब उसका वालिद जब आता है, वो वालिद मुद्दई बनता है, उसको इसके बारे में बताया जाता है और इस केस की फिर तफ्तीश शुरू होती है। उसके बाद इसका कोर्ट में हमारी चालान आता है मई के अंदर, जैसा आपने बताया कि इसके अंदर चार्ज फ्रेम किया जाता है। अब उसमें ये कि पहले तो जो वालदैन हैं और बच्ची के जो घर वाले हैं वो उसकी पैरवी करते रहे मुकदमे की, लेकिन जो वो अगली डेट पे जब वो आते हैं, जब कोर्ट में पेश होते हैं, तो वो आके कहते हैं कि जी हमारी तो इनके साथ सुलह हो गई है और हमने इसको जो है ना वो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया है, या हम इस मुकदमे की पैरवी किस नहीं करना स्टेज पे चाहते। ये चार्ज फ्रेम होने के बाद, किस स्टेज पे जी, उन्होंने? ये इसमें ये होता है कि जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसके बाद एविडेंस की स्टेज आती है। तो तमाम जो विटनेसेस होते हैं, जो मुद्दई होते हैं और जो गवाहान होते हैं, उन्होंने आगे बयान देना होता है, जो उन्होंने पुलिस के सामने पहले बयान रिकॉर्ड कराया था उसकी तायीद करते हैं वो आके। ऑन ओथ होती है ये, हल्फ के ऊपर वो ये बयान देते हैं। तो जब ये स्टेज आई एविडेंस की और उन्होंने बयान देना था, तो उस टाइम पे आके वो इनकारी हो गए कि हमने पुलिस के सामने जो है वो पहले कोई बयान नहीं दिया, हम इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बंदे को अगर अदालत बरी कर दे।
अब साकिब भाई, आपको तो पता होगा कि इसमें हमारी जो स्पेशल कोर्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस की, इसके अंदर जो जो ऑफेंसेस हैं, जो जराइम हैं, वो इस नेचर के हैं कि उनके अंदर सुलह नहीं हो सकती। उनको नॉन कंपाउंडेबल लॉ ने रखा है कि उनके अंदर सुलह नहीं हो सकती। अब ऐसे केसेस के अंदर सुलह की कोई हैसियत भी नहीं होती। तो उसमें जो सरकार होती है, जो प्रोसिक्यूटर होता है, वो ये करता है कि जब भी वो विटनेस अपने पहले बयान से मुनहरफ होता है, तो प्रोसिक्यूटर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि ये अपने पहले ही बयान से मुनहरफ हो गए हैं और ये प्रोसिक्यूशन का जो केस जो पहले था उससे ही मुखालिफत में आ गए, तो इसलिए सरकार को ही हक दिया जाए कि उसके ऊपर जरा कर सके। अब मैंने भी इस केस में ये किया कि वो 3 विटनेसेस थे, एक मुदई, एक उनकी वालदा और एक वो जो नेबर था उनका, और एक बच्ची, टोटल 4 विटनेसेस। अब वो आए, 3 विटनेसेस जो थे, मुदई, उनकी वालदा और नेबर जो है, उन्होंने वही बयान दिया कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं अगर बरी कर दें। और मैंने फिर उनके ऊपर जब जरा की तो उसके अंदर वो जरा के दौरान ये सारी चीज़ें मान गए कि ये वकूआ भी हुआ, वो गार्ड भी है, उसने बच्ची के साथ जिनसी इस्तेसाल भी उसका किया और सब कुछ हुआ, लेकिन जो है ना, अब चूंकि हमारी सुलह हो गई है तो हमें कोई इतराज़ नहीं उसको कोर्ट बरी कर। अब इसमें बहुत अहम बात यह है कि जो बच्ची है वो 8 साल की, उसको जब कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट का ये प्रोसीजर होता है कि कोर्ट उससे सवाल पूछती है, उससे उसके बारे में कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, उसके उससे क्वेश्चंस पुट करती है और ये देखती है कि क्या वो उनका रैशनल आंसर दे सकती है, क्या उन सवालों को वो समझ सकती है कि नहीं। अगर तो कोर्ट को लगता है कि वो उसको सवालों को समझ रही है और ठीक जवाब दे रही है तो फिर उसको विटनेस के तौर पे पेश किया जाता है, अदरवाइज कोर्ट अपने ऑर्डर के तहत उसको उसकी एविडेंस खत्म कर देती है। अब जब इस बच्ची से पूछा गया उसके बारे में तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि शी इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, तो कोर्ट ने जो है उनकी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। अब इसके अंदर बहुत अहम बात यह है कि चूंकि पिछले 3 विटनेसेस को तो मैंने हॉस्टाइल डिक्लेयर किया कि वो कहते थे इसको बरी कर दें और इस तरह का कोई वकूआ नहीं और कुछ नहीं हुआ, बच्ची जो है उसने वही सारा वकूआ दोबारा दोहराया और उसकी तायीद की। उस बच्ची ने जो है वो मुलजिम जो और बहुत सारे लोग अदालत में मौजूद थे, ठीक है, उसके मतलब और मुलजमान थे कुछ और कुछ वकला थे, उनके दरमियान उन्होंने मुलजिम जो था उसको आइडेंटिफाई किया कि जी ये मुलजिम था, ठीक है, प्रेजेंट इन द कोर्ट जो मौजूद है, इसने जो है मुझे इस तरह से बुलाया, मेरा सारा वाकया के ट्राउजर उतारा और इस तरह से जो है ना मुझे जो है ना जिनसी हरासा किया और फिर उसके बाद वो भाग गया, मैंने जब शोर किया तो वो उस बयान के बाद मुझे ये ज़रूरत भी नहीं फील हुई कि मैं उसको जो है हॉस्टाइल डिक्लेयर करूं और उसके ऊपर जरा करूं। तो मैंने बच्ची के ऊपर जरा नहीं की और उस पर मुलजिम के कौंसल ने ज़रूर जरा की, जिस तरह से उनका राइट होता है। तो उन्होंने, उस बच्ची ने उनके सवालों का भी जवाब दिया और बाद में हमने केस इसी बच्ची की स्टेटमेंट पे और बाकी जो जरा मैंने की उसके मुताबिक हम इस्टेब्लिश करने के, जो हमारी प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी वो सारा ऑन रिकॉर्ड आ गया था चूँकि, तो हमने इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। अब 14 साल उसको कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो हुआ है मुलजिम को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो माफ़ी है या सुलह है उसकी कोई वर्थ नहीं है इस किस्म की जो केसेस हैं, इसके जो लॉ है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस कर रहे हैं इसमें जो बच्ची है 8 साल की बच्ची है और 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह एक्ट, और क्या इस तरह के और केसेस भी आ रहे हैं कि जो मतलब इससे मिलते जुलते, या ज़्यादा उम्र भी हो सकती है, 14-15 साल भी हो सकती है, लेकिन यह है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट में आप होते हैं तो और भी केसेस होंगे? जी, इसमें इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। बेसिकली जो अभी एंटी रेप एक्ट आया है उसके तहत सेक्शन है 377B, सेक्सुअल अब्यूज जिसको कहते हैं। उसमें अगर तो बच्ची या जो विक्टिम है, बच्चा भी है इवन, अगर उसकी 18 साल से कम उम्र है तो वो उसके साथ अगर उसका कोई जिनसी इस्तेहसाल करता है तो उसके ऊपर 377B लागू होता है। अब कानून के मुताबिक 377B की कम से कम सजा जो 14 साल है और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक है। तो कोर्ट अगर कन्विंस होती है तो वो उससे कम सजा नहीं दे सकती, उससे ज्यादा सजा दे सकती है 25 साल। लेकिन चूंकि इस केस की अगर मैं रेफरेंस से बात करूं तो इसमें विटनेसेस हॉस्टाइल कर गए थे। जब हॉस्टाइल करी या इस तरह का कोई चीज आ जाती है ऑन रिकॉर्ड तो उसमें ये होता है कि एक मिटिगेशन आ जाती है, एक कमी हो जाती है सजा के अंदर। तो कोर्ट कभी भी मैक्सिमम सजा नहीं दे सकती, तो कोर्ट जो है ना उसमें मिनिमम की तरफ जाती है, तो वो 14 साल कम से कम नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं हमारे जिसमें बच्चे जो हैं मेल वो भी विक्टिम्स हैं, बच्चियां भी विक्टिम्स हैं, उनकी हम स्टेटमेंट्स भी कराते हैं। और इस तरह के साकिब भाई हमारे कोर्ट में बहुत सारा केसेस देखने में आते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है। कितने % कॉम्प्रोमाइज?
मतलब कर लेते हैं लोग। एक कैलकुलेशन में एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन कह सकते हैं कि 10 में से 3 से 4 केसेस, 5 केसेस के अंदर जो है ना 50% आप कह लें या 40% कह सकते हैं कि जिसके अंदर ये सेटलमेंट हो जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने ये एक्ट किया, तो उसको कुछ था, दुख था, एहसास था, कुछ उसको था? आप कोर्ट में देखते रहे हैं, जब सजा भी सुनाई गई, जाहिर सी बात है वो भी होगा। देखें, मुलजिम का तो यही रवैया होता है कि वो हमेशा इनकार करता है कि जुर्म से, वो सिंपली जो है वो इस चीज़ का इनकार कर देता है, वो मानता ही नहीं है उसको। और कानून भी यही कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो होती है उसको अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब वो ये नहीं कह सकती कि जी मुलजिम का बिहेवियर आप देख के करें या मुलजिम इस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो आप करें। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश करती है केस, और मुलजिम अगर सीधा सीधा भी इनकार कर दे कि जी मैंने ऐसा नहीं किया, तो अदालत उसको बाउंड नहीं करेगी कि आप इसकी इस तरह से जवाब दें या इस तरह से जवाब दें। सही। तो मुलजिम का रवैया वैसे तो नॉर्मल ही रहा और वो इनकार करता रहा जैसे एज यूजुअल होता है उसकी। इवन 342 के जो बयान होते हैं उसमें भी उसने कहा कि जी ये सारा मन घड़त है और इस तरह की कोई बात नहीं हुई और ये वो। और वो उसने ख़ास तौर पे जो है इस चीज़ का भी ग्राउंड लिया कि जी जो विटनेसेस हैं वो उन्होंने भी उसके हक में बयान दे दिया है, तो इसके बाद जो है ना उसका बरियत का केस बनता है। लेकिन चूंकि उनके क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि वो भी ऑन ओथ होती है, तो उसमें भी जो चीज़ें आती हैं तो उसको भी ऐसे ही रिलायंस की जाती है जैसा वो इन चीफ में आई हो। तो इस वजह से हम केस जो है इसमें इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया राना हसन अब्बास साहब। राना साहब ने हमें बताया कि पूरा केस था क्या, लेकिन 8 साल की बच्ची का जिनसी इस्तेसाल ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारी इस सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए। मतलब एक अजीब सूरत हाल जो है वो बन चुकी है, और राना साहब के बकौल और भी मिलते जुलते केसेस जो है वो आ रहे हैं इस कोर्ट में। तो इस जो जहनीत है इसको बदलने की, इसको रोकने के लिए मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट जिस तरह राना साहब ने बताया, और इन्होंने बड़ा अच्छा केस जो है वो पेश किया कि सुलह माफ़ी हर चीज़ हो गई, तो इन्होंने ऐसी चीज़ें निकाली कि जिसकी वजह से केस जो है वो साबित किया, और 14 साल की मुलज़म को जो है वो सज़ा भी हो गई। तो नाजरीन, आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जो मज़ीद भी इस किस्म के केसेस होंगे या दीगर जो भी केसेस होते हैं आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।